हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखे थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और उससे रिलेटेड पूरे पॉइंट्स। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों, जो बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते उनके बिजनेस में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते। बट अगर बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो अपन इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पी एंड अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों, हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट अपन जब फॉर्मेट बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर डेबिट पे रहेगा, इनकम क्रेडिट पे रहेगा। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीनिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी, इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर, it is similar to profit and loss account. It is a nominal account, not for profit concern. Prepare income and expenditure account. All revenue, expenses and losses of the current year are debited and all revenue, incomes and gains of current year are credited to this account. ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर ईयर का ही रिकॉर्ड करता है। मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर कोई एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के पे किए हुए हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रिकॉर्ड करता है ना, वो सिर्फ करंट ईयर के रिकॉर्ड करता है, ओनली करंट ईयर। बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट में अपन ने ऐसा नहीं देखे थे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोलता है कि कोई भी ईयर का रहने दो, लास्ट ईयर का रहने दो, नेक्स्ट ईयर का रहने दो, करंट ईयर का रहने दो, कोई भी रहने दो, तो रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करता है। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है पर्टिकुलर ईयर का नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड का है और वो पूरे रिसीट और पूरे पेमेंट से रिकॉर्ड करता है। ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो खाली करंट ईयर का रिकॉर्ड करेगा, करंट ईयर के इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। क्या बोल रहा है देखो, ओनली रेवेन्यू, इनकम्स एंड गेन्स ऑफ करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट्स, जनरल डोनेशन रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, एक्सेट्रा। Income received for previous year or for next year are not taken into account. देखो यहां दिया, income received of previous year or for next year are not taken into account. ठीक है। However, income, all incomes pertaining to current year, whether received or not received or received during the previous year for this year are taken into account. तो बच्चों, एक्रूअल बेसिस पे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। मतलब अगर इस साल का कोई इनकम है, भले ही वो अपने को इस साल में मिलो, लास्ट ईयर में ही मिल जाओ या आने वाले साल में मिलो, अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑल इनकम्स परटेनिंग टू करंट ईयर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, मिलो या नहीं मिलो, या ऑलरेडी पिछले साल मिल जाओ, या ऑलरेडी लास्ट ईयर ही मिल चुका था, मतलब लास्ट ईयर में एडवांस मिला था अपने को, for this year are taken into account. On the other hand, outstanding incomes, pre-received incomes of current year are outstanding incomes and pre-received income are of current year are considered. ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अगर इस साल की इनकम अगर आना बाकी है उसको भी कंसिडर करेंगे, और इस साल की इनकम ऑलरेडी लास्ट ईयर ही आ चुकी थी तो भी कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है। उसी तरह से अब एक्सपेंडिचर का क्या बोलना है, only revenue, expenses or losses of current year are debited to this account. Revenue, expenses oblique losses of current year are debited to this account. Item of expense of not for profit concern may differ from concern to concern. ठीक है। expenses paid for previous year or for next year are not taken into account. However, all expenses pertaining to current year, whether actually paid or not paid during the previous year और करंट ईयर आर टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है। तो बच्चों, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। एक्रूअल बेसिस फॉलो करना मतलब क्या है, अगर सपोज मेरा ईयर है, कैलेंडर ईयर है, कौन सा? 2019, ये मेरे फाइनल अकाउंट का ईयर है 2019, मतलब 1 जनवरी मेरा स्टार्टिंग डेट है और 31 दिसंबर मेरा एंडिंग डेट है। अब सपोज 2018 में मुझे कुछ इनकम ऐसे मिली या कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे किए मैंने जो 2019 से रिलेटेड है,
मतलब मैंने 2018 में क्या किया, कुछ खर्चा पे किया जिसको मैंने 2018 में फाइनल अकाउंट में प्रीपेड बोला था। तो 2019 में जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो पेमेंट भले ही 2018 में हुआ होगा, उसको 2019 में तुमको कंसिडर करना है, 2019 में उसको कंसिडर करना है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो पेमेंट कब हुआ या रिसीट कब हुई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो ये देखता है कि कौन से ईयर का है। 2019 से रिलेटेड है क्या तो रिकॉर्ड करो, 2019 से रिलेटेड नहीं है क्या तो रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, तो यहां पे आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड होगा, अगर तुमको 2019 का एक्सपेंडिचर देना बाकी है तो भी रिकॉर्ड होगा, और अगर तुमने आने वाले साल का 2020 का एक्सपेंडिचर 2019 में दे दिए तो वो अपन वहां से निकाल देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या रिकॉर्ड करता, अगर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर करंट ईयर में पे करे वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर ऑलरेडी पेड कर दिए वो भी रिकॉर्ड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर में पेड करे तो वो निकाल देगा, जिसको अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अगर 2020 का खर्चा 2019 में पे करे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है कि ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, करंट ईयर का चाहिए मुझे, 2019 का ही चाहिए। ठीक है, पेमेंट कभी भी हो, पेमेंट यहाँ हो यहाँ हो उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। ठीक है, लास्ट ईयर पेमेंट होने वाला रहने दो या नेक्स्ट ईयर में होने का रहेंगे, अगर देने का भी बाकी होगा तो भी 2019 से रिलेटेड होगा तो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर पढ़ रहे अपन, एक्सपेंसेस पेड फॉर द प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, हाउएवर all expenses pertaining to current year whether actually paid or not paid during the previous year or current year are taken into account. In other words, outstanding expenses and prepaid expenses during previous year are considered. Outstanding expenses and prepaid expenses during previous year are considered. Income and expenditure account shows surplus or deficit of the concern. Income and expenditure क्या शो करेगा, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, शॉर्ट में सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस, बट एक्चुअली प्रॉफिट या लॉस वर्ड यूज नहीं करना है तुमको, तुमको क्या यूज करना है, सरप्लस या डेफिसिट। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस व्हाइल द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इज नोन एज डेफिसिट। वापस से, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्या एक्सेस है, इनकम या एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से इनकम ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस। एक्सपेंडिचर से इनकम अगर ज्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ओवर है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, इनकम से, देन इट इज नोन एज डेफिसिट, उसको डेफिसिट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म भी याद रखो, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम इज डेफिसिट, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस। चलो, if there is a surplus it is added to capital fund and if there is a deficit it is deducted from capital fund. ठीक है, तो यहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो टर्म यूज करते अपन वो यूज करते कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड हो जाएगा, डेफिसिट माइनस हो जाएगा। पहले भी अपन यही करते थे, खाली टर्मिनोलॉजी चेंज थी। पहले अपन यूज करते थे पार्टनर्स कैपिटल, नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करते थे, ऐड करते थे, नेट लॉस रहता तो माइनस करते थे। अभी सिर्फ क्या करना है, कैपिटल फंड एक ही टर्म यूज होगा, उसमें सरप्लस आए तो ऐड, डेफिसिट आए तो माइनस। समझ में आया क्या, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो, उसमें अब नीचे कुछ फीचर्स दिए वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, क्या क्या फीचर्स है देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, कौन सा अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अपना हुआ था लास्ट लेक्चर में, इट इज अ रियल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ कैश अकाउंट, एक्चुअली इट इज अ कैश अकाउंट, समरी ऑफ कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट में आता, रियल अकाउंट आता ना। ये सब ऑब्जेक्टिव बनने वाले, इसके लिए तुमको मैं इतना जोर देके पढ़ा रहा हूं। रियल अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, बिकॉज इट शोज सरप्लस और डेफिसिट। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ करंट ईयर ओनली, करंट ईयर ओनली। It is similar to profit and loss account, similar but not same, similar but not same. ठीक है, it is prepared to find out surplus or deficit. तो surplus को बोला जाएगा excess of income over expenditure, over यहां पे आना चाहिए over expenditure, और excess of expenditure over income, deficit को क्या बोला जाएगा, excess of expenditure over income. Income and expenditure account is always accompanied with बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अकम्पनाइड विद बैलेंस शीट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी बनेंगे तो बैलेंस शीट भी साथ में बनेंगे,
साथ में तभी बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंसेस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस रहते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी रहता है, क्लोजिंग बैलेंस भी रहता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंसेस नहीं रहेंगे। सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सरप्लस या डेफिसिट को कहां ट्रांसफर करेंगे अपन? कैपिटल फंड। एंड लास्ट में दिया इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम एज वेल एज नॉन कैश आइटम विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एक्सेट्रा। देखो रिसीट एंड पेमेंट नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं करता। रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है? पैसे आए क्या, पैसे दिए क्या, कोई भी ईयर के रहने दो, मुझे कोई लेना नहीं है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता? कैश आइटम रहो या नॉन कैश आइटम रहने दो, करंट ईयर का है क्या, करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर का है तो रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर का नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैश और नॉन कैश दोनों आइटम रिकॉर्ड करता है। नॉन कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड, कैश आइटम्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो अब एक फॉर्मेट दिया उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो ये जो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो टर्म्स पढ़ रहे, ये हर सोसाइटी या क्लब के लिए सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई सोसाइटी का या क्लब का ऑब्जेक्ट है, सपोज क्लब का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट टूर्नामेंट कंडक्ट करना, मतलब कुछ लोग मिलके क्या डिसाइड किया कि क्रिकेट का जो है अवेयरनेस लोगों में पहुंचाना है, कि इसके लिए उन्होंने क्या करे, एक क्लब बनाए और वहां पे टूर्नामेंट कंडक्ट करते। ठीक है, तो अब मुझे बोलो उनसे क्रिकेट से रिलेटेड अपने को वहां पे एक्सपेंडिचर और इनकम्स आएंगे। पूरे एक्सपेंसेस इनकम किससे रिलेटेड रहेंगे? क्रिकेट टूर्नामेंट से रिलेटेड। हॉस्पिटल अगर रहेगा तो किससे रिलेटेड रहेंगे? हॉस्पिटल से रिलेटेड। अगर कोई स्कूल से रिलेटेड रहा तो स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसे फिक्स नहीं है। ठीक है, तुम्हारा सोसाइटी या क्लब का या फिर जो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस टाइप की सर्विस वो देना चाह रहा है मेंबर्स को या उसके जनरल इन पब्लिक जनरल को, तो उसके हिसाब से वहां पे उनके टर्मिनोलॉजीज रहेंगे। तो यहाँ पे अपने को एक फॉर्मेट दिया है जिसमें सैलरी, सैलरी तो जनरली सभी केस में रहता है, सैलरी लास्ट ईयर का अगर पेड होगा तो माइनस कर दो, पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल पेड करे होंगे तो लेस करना है तुमको, और अगर पेड फॉर नेक्स्ट ईयर ये भी लेस कर दो, अगर नेक्स्ट ईयर का तुमने अभी पे करे तो वो भी लेस कर दो, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा तो ऐड कर लो। तो ये ऐड, ये लेस, ये लेस। ठीक है, तो ये ऊपर के दोनों लेस करके यहाँ पे लाए वाला आंसर है, उसके बाद में ये ऐड किया, ये आ गया। और प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर, प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर में प्रीपेड था करंट ईयर के लिए, तो ये भी ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग भी ऐड होगा, और अगर लास्ट ईयर में प्रीपेड था करंट ईयर का खर्चा तो प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर इज करंट ईयर एक्सपेंडिचर, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आउटर में अमाउंट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अभी सैलरी से रिलेटेड तुमको या फिर कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इधर ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब मैं जो बता रहा हूं, कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस की बात करूं मैं, एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, ब्रॉडली दो टाइप के एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट मिलेंगे। एक रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, और एक रहेगा प्रीपेड, प्रीपेड। ठीक है, अब इसके अंदर दो है, आउटस्टैंडिंग के अंदर दो है, प्रीपेड के अंदर दो है। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, एंड प्रीपेड ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये प्रीपेड का मतलब क्या है कि अगर पिछले साल ही ऑलरेडी जो लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी ईयर हो चुका है, उस ईयर में अगर कोई प्रीपेड होगा, इसका मीनिंग क्या है कि वो करंट ईयर का खर्चा होगा। तो इसके लिए लास्ट ईयर का प्रीपेड करंट ईयर के लिए, और इस साल में अगर मैंने प्रीपेड किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो भी आ सकता है करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा अभी पे कर दिए, तो वैसे भी पॉसिबल है। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अपने को चार आइटम आ सकते हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड चार एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं अपने को। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है वो समझो। ठीक है, ध्यान दो इधर, एक्सपेंसेस अगर लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है और पेमेंट करंट ईयर में कर रहे तो अपने को ये क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सपेंसेस है लास्ट ईयर के बट पेमेंट इस साल कर रहे अपन, पेमेंट इस साल कर रहे, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, तो तुमको तुम्हारे एक्सपेंडिचर में से क्या करना है, लेस कर देना है, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से लेस करना है। चलो, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर विच विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, मतलब आने वाले साल में उसको पे करने वाले, तो इसको अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, नीचे देता था सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपये, क्या करते थे अपन, ऐड करते थे ना सैलरी में और उसको लाइबिलिटी पे शो करते थे। यहाँ पे भी वही करना है, ये वही एडजस्टमेंट है, ये वही एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो उसके बाद प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। बच्चों अगर पिछले साल प्रीपेड था और वो प्रीपेड किसके लिए था, करंट ईयर के लिए था, तो इसका मतलब ये अपना करंट ईयर का खर्चा है, ऐड कर लो, ऐड हो जाएगा। और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर ये लेस कर दो, ये लेस करना है तुमको। चलो इसके मैं सेकंड इफेक्ट भी अभी यहां पे बता रहा हूं तुमको। सेकंड इफेक्ट क्या होंगे, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है और लास्ट ईयर का है, ठीक है, तो ये तुमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखना है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये तुम बोलेंगे सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेंगी क्या अपने को आंसर में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में बनानी पड़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में अपने को दे देता। ठीक है, तो अभी मैं तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताया, तो वो हिसाब से फिलहाल मैं अभी खाली इतना समझ के लो कि कभी कभी अपने को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। तो अपन ने यहाँ पे लेस बोला था, लेस बोला मतलब मेरा एक इफेक्ट हुआ, और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा वो दूसरा इफेक्ट होगा। चलो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रहता वो अपन ऐड करेंगे, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, लाइबिलिटी साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये सेकंड इफेक्ट बता रहा मैं। ठीक है, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर अपन ने क्या किए, ऐड कर दिए, बट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहां आएगा, असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। और करंट ईयर का प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर ये आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से तुमको ये समझना पड़ेगा। ये चार्ट अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड हर एडजस्टमेंट तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है उसका सेकंड इफेक्ट जो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये सेकंड इफेक्ट है, ये सेकंड इफेक्ट है, और ये सेकंड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, और ये है सेकंड इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ये है, सेकंड इफेक्ट ये है। तो सेकंड इफेक्ट पूरे बैलेंस शीट में देख लो तुम, या तो लास्ट ईयर के रहेंगे, या तो करंट ईयर के रहेंगे, या तो लायबिलिटी पे रहेंगे, या तो असेट पे रहेंगे। तुम चारों भी देख लो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने जनरल बताया एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम्स मैक्सिमम क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में तुम सैलरी ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, रेंट ले लो, या कोई भी खर्चा ले लो, तुमको ये एडजस्टमेंट ऐसे टाइप के करने आने चाहिए। ठीक है, चार के चार एडजस्टमेंट तुमको क्वेश्चन में नहीं रहेंगे, बट अगर इसमें से दो आ गए, तीन आ गए, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करना है उसका। ठीक है, इसी तरह से इनकम का भी है, इसी तरह से सेम आप क्या है, इनकम का भी है। इनकम जो है ब्रॉडली उसके दो टाइप के एडजस्टमेंट बनते हैं इनकम के। इनकम रिसीवेबल, रिसीवेबल इसको आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं अपन, इनकम आउटस्टैंडिंग आना बाकी है, इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, प्री रिसीव्ड भी बोल सकते हैं इसको अपन, एडवांस बोलो या प्री रिसीव्ड, जैसा प्रीपेड है उसका उल्टा प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब रिसीवेबल में दो है, रिसीवेबल के अंदर दो और एडवांस के अंदर दो, कौन से अभी रिसीवेबल में लास्ट ईयर का रिसीवेबल, लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का रिसीवेबल। एडवांस के अंदर लास्ट ईयर एडवांस और करंट ईयर का, तो ऐसे चार टर्म। अब मुझे बोलो, अगर मेरी कोई इनकम है जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है और रिसीवेबल है, तो वो करंट ईयर में मिलेगा अपने को, करंट ईयर में मिलेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, इनकम में से लेस कर देंगे। लास्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर टू बी डिडक्टेड, क्योंकि है वो लास्ट ईयर की इनकम, तो इस साल के इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए, तो लेस कर दो। और करंट ईयर की इनकम जो करंट ईयर में नहीं मिली, अब नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है, वो तुमको ऐड करना है, वो तुमको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इनकम एडवांस में मिला है लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में एडवांस मिला, मतलब ये कौन से ईयर के लिए मिला, करंट ईयर के लिए, तो ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनकम के अंदर। और इनकम अगर एडवांस में मिला है करंट ईयर में फॉर नेक्स्ट ईयर,
ठीक है, लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, वही सेम टर्म है अपन जो अभी पहले लिखे थे, करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो ये ऐड करें तो ये वाला क्या करेंगे अपन, लेस, ये लेस करेंगे बिकॉज इस साल में इस साल में अपने को मिल चुकी है आने वाले साल की इनकम, मतलब 2019 का फाइनल अकाउंट बना रहे, 2020 की इनकम अपने को 2019 में मिल गई, तो उसको मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। चलो इसके सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं अब। सेकंड इफेक्ट क्या होंगे, तो सेकंड इफेक्ट होंगे इसके, सबसे पहले अगर तुमको इनकम लास्ट ईयर की रिसीवेबल इस साल मिलती होंगी तो ये आएगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। और अगर इनकम रिसीवेबल करंट ईयर का है तो ये आ जाएगा करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। और अगर इनकम लास्ट ईयर की इनकम, सॉरी लास्ट ईयर की इनकम नहीं, लास्ट ईयर जो इनकम एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए वो ऐड कर दिया ना अपन ने, तो ये आएगा लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और ये जो है करंट ईयर में जो अपन ने एडवांस दिए, मतलब एडवांस अपने को मिला जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए था, ये अपन लिखेंगे करंट ईयर बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये बेसिक है जो तुमको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट तुमको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये जो चैप्टर है अपना, इसका 90% तुमको सॉल्व करने आ जाएगा, 90%। जस्ट अपने को अब 10% की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर ये तुमको इनकम और एक्सपेंस के मैंने जो पॉइंट बताया, कब इनकम को क्या करना है, लेस ऐड, वो अगर तुमको समझ में आ गया तो मतलब तुम्हारा 90% नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो गया, ठीक है। अगर नहीं भी समझा तो इतना भी हार्ड नहीं है, वेट करो, क्वेश्चंस जब होंगे तब तुमको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐड कर रहे, क्यों बैलेंस शीट में बता रहे, क्यों लायबिलिटी में बता रहे, क्यों असेट पे बता रहे, क्यों लेस कर रहे, तो ऐड लेस सभी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट अभी अगर समझ में आ गई तो बहुत ही फायदा हो जाएगा, इतना जबरदस्त तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में होल्ड हो जाएगा कि आप पहले क्वेश्चन से आप खुद सॉल्व करना चालू कर देंगे, क्योंकि सिमिलर टू फाइनल अकाउंट है, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम फाइनल अकाउंट ही है तुम्हारा ये, ठीक है। और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है कि तुमको कहाँ लिखना है क्या है, क्योंकि चार ही जगह है जहां पे लिखना है तुमको, या तो एक्सपेंडिचर, या तो इनकम, या तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, या तो असेट साइड, ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो फिर वो एक दो और प्लेस पकड़ लो, लायबिलिटी साइड ऑफ लास्ट ईयर, लायबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर, लायबिलिटी साइड ऑफ लास्ट ईयर, असेट साइड ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। तो एक बार वापस से आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो दिया ना इन्होंने, एड लेस, वो मैंने तुमको अभी चार्ट बना के बताया। उसके बाद वैसे ही वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वेंस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल तुमने कितना यूज कर लिया ड्यूरिंग द ईयर में। तो ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का कितने था तुम्हारे पास, इस साल कितना खरीदे और अभी एंड में कितना है, तो ये ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो तुम्हारा कंज्यूम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, ठीक है। ये सभी आइटम तुमने फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी पिछले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में अपने देखा है, ठीक है। तो ये आखिरी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। सिंपली सरप्लस लिखना है तुमको, ये टर्म नहीं भी लिखो चलेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और इनकम साइड पे क्या क्या है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लेस रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, एड रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। देखो बच्चों ये मैंने तुमको चार्ट फॉर्म में बताया ऑलरेडी। तुम बोलेगे सर वहां तो तुमने एक्सपेंस और इनकम का बताया, सब्सक्रिप्शन का कब बताया? अरे भाई सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड पे लिखा है ना, तो मैंने इनकम का बता दिया तो इनडायरेक्टली सब्सक्रिप्शन का बता दिया, ठीक है। चलो उसके आगे रेंट रिसीव्ड, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट, ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसीट्स,
एंट्रेंस रिसीट अगर रेवेन्यू है तो, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू, एडमिशन फीस, डोनेशन जनरल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, और फाइनली डेफिसिट। डेफिसिट जो है तुमको अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब है यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। बच्चों ये प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस करने वाले अपन, उसके अंदर तुमको लग रहा होगा कि ये क्या काम का है, इतना अपन पढ़ रहे जो भी थ्योरी का। बट बच्चों अगर तुमको अच्छे से समझ में आ गया कि एक्चुअली रिसीट एंड पेमेंट क्या रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपको प्रैक्टिकल में सॉल्व करते हुए मजा आएगा। प्रैक्टिकल में आपको अगर लॉजिक समझ में आएगा तो इंटरेस्ट आएगा। तो तुमको अगर एक बार समझ में आ गया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रहता क्या है और उसमें क्या रिकॉर्ड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहता क्या है उसमें क्या रिकॉर्ड होता है, तो तुमको फिर उसको सॉल्व करते तक तुम वो लॉजिक वहां पे यूज करेंगे तो तुमको और इजीली अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन बिटवीन, ठीक है, तो क्या डिस्टिंक्शन बिटवीन है? फर्स्ट है टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहला डिफरेंस क्या है? रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। नेचर, इट इज सिमिलर टू कैश बुक, सिमिलर टू कैश बुक, एंड इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्ट, इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, वापस इट इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस। तो मतलब रिसीट एंड पेमेंट का पर्पस क्या है कि ये समरी है, किसकी समरी है? कैश बुक की, कैश ट्रांजैक्शन की समरी है, और इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट रिजल्ट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करने के लिए अपन इनकम एक्सपेंडिचर बनाते। ओपनिंग बैलेंस, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस एंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ओपनिंग बैलेंस रहेगा कैश का या तो बैंक का या तो बैंक ओवरड्राफ्ट का। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, नो ओपनिंग बैलेंस, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक और एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड। हाँ, तो या तो बैलेंस रहेगा बैंक में, या तो कैश इन हैंड बैलेंस रहेगा क्लोजिंग, या तो ओवरड्राफ्ट रहेगा। द क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। तो यहां का क्लोजिंग बैलेंस क्या रहता है? सरप्लस या डेफिसिट। ओपनिंग कुछ नहीं रहता है और क्लोजिंग रहता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं अपन? सरप्लस या डेफिसिट। चलो उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट, ऑल रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। एक मिनट वापस से, ऑल रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, रेवेन्यू और कैपिटल डजंट मैटर। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाली रेवेन्यू रिकॉर्ड करता, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करता और कैपिटल भी रिकॉर्ड करता। ओनली रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा नॉन कैश आइटम्स को, समझ में आया? इन दिस अकाउंट नॉन कैश आइटम्स लाइक बैड डेट, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर also included. Next point, all accounts, all transactions relating to personal account, real account and nominal accounts are recorded. Personal भी आएगा, nominal भी आएंगे और real भी आएंगे. These account contain only and only nominal accounts. मतलब income and expenditure records only nominal accounts. Receipt and payment contains personal, real and nominal. ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। चलो पीरियड, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन से ईयर का पैसा आ रहा है या कौन से ईयर का पैसा दे रहे वो नहीं देखता। खत्म, आ रहा ना लिखो, दे रहे ना लिखो, पिछले साल का रहने दो, उसके पहले साल का रहने दो, पिछले 10 साल पहले का रहने दो, 5 साल पहले का रहने दो, आने वाले 2 साल बाद का रहने दो, किसी भी ईयर का रहने दो, तो यहां पे रिकॉर्ड होगा। In this account, amounts relating to current year only are included. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा ईयर रिकॉर्ड करेगा? ओनली करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। बैलेंस शीट, it need not be necessarily accompanied by the balance sheet. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट जरूरी नहीं उसके साथ में रहना ही चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट रहना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है।
इट इज ऑलवेज अकम्पनाइड बाय बैलेंस शीट। अकम्पनाइड बाय बैलेंस शीट मतलब जब जब तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तब तब बैलेंस शीट भी साथ में बनाएंगे। समझ में आया क्या? जब जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तब तब क्या बनाना है? बैलेंस शीट भी साथ में बनाना है। ठीक है। Preparation of income and expenditure account. Income and expenditure account is a nominal account. Income and expenditure account is a nominal account. Receipt and payment account is a real account. Receipt and payment account is a real account. All revenue expenses and losses are debited to it, and all revenue incomes and gains are credited to it. It is similar to profit and loss account. Similar does not mean same. Similar does not mean same. It is similar, ठीक है, to profit and loss account. चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। काय का स्टेटमेंट है वो? एसेट्स और लायबिलिटीज का। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मतलब आप अगर 2 दिन बाद बैलेंस शीट बनाओगे तो 2 दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे बिजनेस में उसके बाद बैलेंस शीट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसा डेटर्स 2 दिन पहले 50,000 थे, 2 दिन के बाद डेटर्स 45,000 है, 5,000 के डेटर कलेक्ट हो गए तो पोजीशन चेंज हो गई। तो बैलेंस शीट डेट डे के ऊपर इंपॉर्टेंट रहती, मतलब एज ऑन लिखते अपन। एज ऑन क्यों लिखते? बिकॉज उस डेट पे वो बैलेंस शीट है। आप 2 दिन के बाद बैलेंस शीट बनाओगे तो वो बैलेंस शीट नहीं रहेंगी जो 2 दिन पहले थी। ठीक है। हाँ, the balance sheet of non-trading organization is similar to balance sheet of sole trading concern or organization. A balance sheet only shows capital receipts and capital expenditure. एक मिनट, बैलेंस शीट क्या शो करेगा? कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। नो रेवेन्यू इनकम, नो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन बैलेंस शीट. Balance sheet is prepared with a view to measure the exact financial position of an organization or concern on a certain date, normally at the end of the year. The excess of asset over liability is termed as capital fund. एक ऑब्जेक्टिव आएगा 100% ये तुमको। जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स लूंगा ये चैप्टर के तो तुमको ये ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। The excess of asset over liability is termed as capital fund. If the opening balance of capital fund is not known, it can be ascertained by एज ए बैलेंसिंग फिगर बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने बोला था तुमको कि बैलेंस शीट कभी कभी लास्ट ईयर की भी बनानी पड़ सकती है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और उसका ऑब्जेक्ट रहेगा कैपिटल फंड फाइंड करना। समझ में आया क्या? कैपिटल फंड अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का नहीं दिया अपने को क्वेश्चन में तो अपन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाएंगे और उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज लिख के वहां पे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकालेंगे और उस कैपिटल फंड को करंट ईयर की बैलेंस शीट में इनर में लिखेंगे और फिर करंट ईयर का सरप्लस या डेफिसिट उसमें ऐड या लेस करेंगे और फिर बैलेंस शीट टोटल करेंगे। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कभी कभी अपने को बनानी पड़ सकती है। ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं, बट जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वहां पे बनानी पड़ेंगी। आगे इंप्लाइड एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्लाइड एडजस्टमेंट, मतलब हिडन एडजस्टमेंट। इंप्लाइड एडजस्टमेंट मीन्स ऐसे एडजस्टमेंट जो बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि ये एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट को इंप्लाइड एडजस्टमेंट बोल सकते हैं अपन। If in receipt and payment account some additional information is given regarding certain items, on the basis of such information some accounting adjustments are necessary. Such adjustments are known as implied or hidden adjustment. Some implied or hidden adjustments are given below. These items are given in the receipt and payment account. चलो अभी receipt and payment में अगर दे दिया सपोज रेंट और ब्रैकेट में दे दिया 11 महीने और सामने अमाउंट दे दिया पेमेंट साइड पे 11,000, मतलब आपने रेंट का पेमेंट करा है 11,000 रुपए जो कि 11 महीने का है, और जबकि तुम्हारा फाइनल अकाउंट जो बन रहा है वो 12 मंथ्स का है। तो यहां पे तुमको समझना पड़ेगा कि ये 11 महीने का जो उन्होंने ब्रैकेट में बोला है, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो आपको रेंट आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इसके कोई ऐसा आंसर्स वगैरह तो नहीं दिए हुए, बट आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जैसा फाइनल अकाउंट में करते थे वैसा ही करना है। अगर 11 महीने का रेंट 11,000 है तो 1 महीने का कितना? 1,000 रुपए ऐड कर लो और बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे शो कर दो। 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, फाइनल अकाउंट में किए वाला है अपन ने 10% लोन। ठीक है, तो अगर 10% लोन तुमने बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है 20,000 रुपए और उसका डेट दे दिया उन्होंने कब लिए, तो बस कैलकुलेशन करना है और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका एडजस्टमेंट करना है, सिमिलर टू फाइनल अकाउंट।
चलो नेक्स्ट, लीज होल्ड लैंड 1 लाख रुपीज फॉर 10 years फ्रॉम 1/4/2019। बच्चों ये क्या है? लीज होल्ड लैंड 1 लाख रुपीज फॉर 10 years फॉर, तो लीज होल्ड लैंड मतलब किराए से लिया है अपन ने लॉन्ग पीरियड के लिए 1 लाख रुपए, 10 साल के लिए लिया है, और वो 10 साल जो है 1/4/2019 से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम। बच्चों ऐसा भी एडजस्टमेंट अपने फाइनल अकाउंट में किया हुआ है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोल के आया था 10 years के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम, ऐसा एक दिया था उसने डेट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में था मुझे याद है, तो यहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी आ रहा है। सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 7,500, 8,000 में सोल्ड करे। देखो 7,500 रुपए का बुक वैल्यू है और उसको बेचे कितने में? 8,000 में। तो तुम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 500 रुपए प्रॉफिट कंसिडर करना है। तो ऐसे एडजस्टमेंट तुमको यहाँ पे सिमिलर टू फाइनल अकाउंट तुमको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना अपन ने जो थ्योरी पढ़ा है अभी, थ्योरी जो पढ़ा है, और बैलेंस शीट भी वेरी सिमिलर है, जैसा अपन अभी तक बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही है। तो मैं बैलेंस शीट को यहाँ पे तुमको एक एक आइटम के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अपने को यहाँ पे अभी क्वेश्चंस चालू करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा तुमको। तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत माइंड में तुम्हारे आ चुका है कि एक्चुअली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसा कुछ यहाँ पे बनना है, और उसके बेसिस पे तुमको रिसीट एंड पेमेंट के बेसिस पे फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे आगे का।